आज के पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, पेरेंटल प्रेशर, क्वालिटीज होना और एंटरप्रेन्योर होना, एंटरप्रेन्योरशिप इनबॉर्न क्रिकेटर बनना है, TCS डिपॉजिट एक्वायर समथिंग बनने की हेल्प करता एक सोल्यूशन मॉडर्न फाइनेंस को समझा सुपर पावर बाय 2047। शिक्षा चाहिए। है। 67% फियर जो है ना फेलियर का, सेल्फ एम्प्लॉयड होना, क्लियर होना जरूरी है। क्रिएटिंग अ जॉब फॉर योरसेल्फ। क्या एंटरप्रेन्योरशिप इनबॉर्न होता है? इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल। पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या हमारा ये जो सिस्टम है ये जॉब क्रिएटर्स को बनाए या जॉब सीकर्स को बनाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है, हमारे धुरंधर हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर नीरज पांडे सर एंड मिस्टर मनोहर पाटिल सर। तो स्वागत है आप दोनों का भी आज के पॉडकास्ट में। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि आज हम हमारे स्टूडेंट्स को डिग्री के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, मार्क्स के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, जॉब के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपको क्या लगता है ये स्कूल लेवल से ही सिखाना चाहिए कि ये ग्रेजुएशन के बाद वाली चीज है? अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। मैं आपको ये बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये समझना जरूरी है कि इट्स नॉट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक माइंडसेट है। वी आर एंटरप्रेन्योर्स। हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि हमें कहीं पढ़ाया नहीं गया था हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप। ये इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप को आप किसी सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए, एक माइंडसेट की तरह लीजिए। और माइंडसेट को आपको पहले से डेवलप करना पड़ता है, नॉट एज अ सब्जेक्ट बट एज वेराइटी ऑफ टूल्स और वेराइटी ऑफ तरीके। आपको मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दूं कि सचिन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोहली का एग्जाम्पल ले लीजिए, धोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी ग्रेट क्रिकेटर का एग्जाम्पल लीजिए या फुटबॉलर का एग्जाम्पल लीजिए। इस समय फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। क्या इन्होंने 22 साल के बाद या 20 साल के बाद ये सब गेम खेलना शुरू किया? उनकी एवरेज एज क्या रही होगी जब द ग्रेट रोनाल्डो और मेसी 8 और साल 10 साल, विराट कोहली 12 साल, So, 7-8। 8 साल 10 साल में अगर कोई ग्रेट बनने के लिए शुरुआत करता है, क्योंकि माइंडसेट की जरूरत है। और ये जो फुटबॉलर्स है या स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर्स है, इनको 8 से 10 साल में ग्रूम करने का टाइम मिलता है अच्छी तरह से 360 डिग्री। क्योंकि एक चैंपियन स्पोर्ट्समैनशिप बनने के लिए, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपको सिर्फ चैंपियन बॉडी, स्ट्रांग बॉडी नहीं चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए, स्ट्रांग माइंड चाहिए, फेलियर सहने की आदत चाहिए। तो जब आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हो तो एंटरप्रेन्योर भी वही सब फेस करता है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन फेस करता है। करियर में उतार चढ़ाव, इंजरी, सब कुछ फेस करता है। तो क्यों नहीं इनको हम उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए बचपन से ही सिखाया जाए इन चीज़ों को, नॉट एज अ सब्जेक्ट बट एज अ वेरियस टूल्स एंड किट्स। करेक्ट, एकदम से स्पॉट ऑन सर ने बात की है। अच्छा एनालॉजी दी आपने स्पोर्ट्स पर्सन। सिर्फ एक चीज और ऐड कर दूंगा मैं, सॉरी सर, इंटरप्टिंग। जैसे कहा जाता है कि आपको अगर ब्रेन स्ट्रांग करना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, ग्रे सेल्स उससे मजबूत होते हैं। आपको अगर आर्म्स बनाने हैं, मसल्स बनाने हैं, फोर आर्म्स बनाने हैं, जो भी आप ट्राइसेप बाइसेप कहते हैं, राइट। तो वैसे ही ये समझ लीजिए कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप एक मसल जैसा है। द मोर यू वर्क ऑन इट द बेटर इट विल बिकम। So the more you work on it and earlier you work on it, Yes, better it will become. yes. Yes. मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल पर रहते हुए आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि द एज इज ऑन योर साइड। एंड स्कूल लेवल में रहते हुए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखने का एक भी रीजन है कि दैट इज एक्चुअली द राइट एज। दरअसल इस एज में नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बिकम अ बिग बिजनेस मैग्नेट और अ बिजनेस टाइकून और एन इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर दैट मैटर। आप सिर्फ एक्सपीरियंस लो, नॉलेज लो, दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो आप इस एज में रहते हुए आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिकॉज आप पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, आप पर कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं है, आप पर कोई पीयर प्रेशर नहीं है। यानी अब मसलन मान लीजिए कि एक बच्चे ने अपने पॉकेट मनी को जोड़कर या 2-3 बच्चों के साथ मिलकर 3-4 हज़ार रुपए जोड़कर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया।
एक छोटा सा स्टार्टअप किया, समझो कि इको फ्रेंडली दिवाली कैंडल्स बनाए, और ये बिजनेस मॉडल मान लो कि फेल हुआ। तो जब बिट ऑफ रिसर्च किया गया, जब अपने पेरेंट्स से पूछा, जब एल्डर्स से पता किया, टीचर से पता किया, तो मालूम पड़ता है कि दरअसल इन प्रोडक्ट्स का जो पैकेजिंग था वो खराब था। तो उस बच्चे ने समझ लिया कि पैकेजिंग इज एक्चुअली द साइलेंट सेल्समैन ऑफ ए प्रोडक्ट। उसने कुछ सीखा है। यही अगर बच्चा मान लो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करता है, तो इतना सारा फाइनेंशियल प्रेशर है। एक तो उसने लोन ले रखा होगा, 5 लाख का लोन है, 10 लाख, व्हाटएवर, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। अब आप कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते हो। और अगर आपका मान लो कि कोई बिजनेस था, आपने अगर वो बिजनेस मान लो कि फ्लॉप हुआ, आपने पता किया कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस फेलियर ऑफ द बिजनेस, मान लो कि इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। बाय द वे, डूइंग प्रॉपर मार्केट रिसर्च इज विनिंग हाफ द बैटल इन योर बिजनेस। ये आपको बाद में पता चलता है, जब काफी देर हुआ। अभी आप दोबारा कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट इतना इजीली तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका लोन भी है, पेरेंटल प्रेशर है। तो आप स्कूल में रहते हुए इन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को क्यों सीखते? बिकॉज यू एक्चुअली हैव जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आप अगर ये नहीं कर रहे होते तो इसके बदले आप और दूसरा क्या कर रहे होते, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कूल में एज इट इज आप इसके बगैर तो कुछ और नहीं कर रहे होते। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ दैट बिजनेस आप शायद जॉब भी कर रहे होते। तो अगर आपका बिजनेस फेल हो रहा है, तो इट इज नॉट जस्ट द फेलियर ऑफ दैट बिजनेस, लेकिन आपने जो जॉब सैक्रिफाइस किया है, वो जो सैलरी आपने सैक्रिफाइस किया है, उसका भी इम्प्लिसिट कॉस्ट आपने कंसिडर करना है। हेंस आपने स्कूल में रहते हुए अपना पूरा स्किल डेवलप करना है। देखो, स्किल डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि आपने स्कूल में पूरा बिजनेस माइंडसेट रखना है, आपने सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है। दूसरी बात यह कि हम हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, गलत ना समझिए, ये मत समझिए कि हम बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड होना और एंटरप्रेन्योर होना बहुत अलग अलग चीज है। बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि यू आर क्रिएटिंग ए जॉब फॉर योरसेल्फ, दैट्स इट। एंड एंटरप्रेन्योर का मतलब कि यू आर क्रिएटिंग अ सिस्टम व्हिच कैन रन इवन विदाउट यू। वैसे ये छोटे बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस है। व्हाट डज अ बिजनेसमैन डू? अ स्मॉल बिजनेसमैन डू? A small businessman only tries to sell his product in the existing market. लेकिन एक entrepreneur actually creates his own market based on his innovative skills, his creative skills. तो हम यहाँ पर जिस चीज की बात कर रहे हैं, दरअसल वो entrepreneurship skill है, जो स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में शुरू करना सबसे बेहतरीन वक्त है। बेसिकली मतलब इस बातों से मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कुछ क्वालिटीज डेवलप करने की बात कर रहे हैं जो इनिशियल लेवल से स्टार्ट हो सकती है। तो मेरा थोड़ा सवाल उसी को कनेक्टेड है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटीज है, ये बनाई जा सकती है, डेवलप की जा सकती है कि बर्थ से होनी चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर होना बर्थ से ही होता है या इसको डेवलप भी किया जाता है? Yes. Thanks for the question. Actually, this question can cause a lot of debate. I'm sure कि you'll find a lot of people who will be supporting inborn traits, and there are a lot of people, other people who will be supporting the learned skills, the acquired skills. देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बचपन से ही कुछ स्किल्स हमारे अंदर हो सकते हैं जो बिजनेस चलाने या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, मे बी जेनेटिक, इनहेरेंट, इनबॉर्न, यस, कैरिड फ्रॉम जीन्स, यस, करेक्ट। जैसे कि आपका एक्सट्रोवर्शन होना, एक्सट्रोवर्शन यानी टू बी एबल टू इजीली सोशलाइज विद पीपल। तो ऐसे कई सारे ट्रेट्स जिसको हम टैलेंट कह सकते हैं, बचपन से हो सकता है। बट द क्वेश्चन इज दिस इनफ? क्या सिर्फ इनबॉर्न ट्रेट्स इनफ है? अगर मान लो कि आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो यू माइट बी हैविंग ए गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन सिंस योर बर्थ, बट इज दैट इनफ? क्या यही सिर्फ स्किल आपको अच्छा क्रिकेटर बना सकता है? ऑब्वियसली नहीं। अनलेस आप अच्छा ट्रेनिंग लोगे, अनलेस आप अच्छा कोचिंग करवा लोगे, अनलेस आप नेट प्रैक्टिस करोगे, ये तो मुमकिन नहीं है। आप मुझे ऐसा कोई क्रिकेटर लाकर खड़ा करके दिखाइए जिसने कभी ट्रेनिंग ना किया हो और फिर भी बहुत बड़ा क्रिकेटर बना हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम योर इनबॉर्न टैलेंट, आपने बिजनेस के लिए तरह तरह के स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, जैसे फाइनेंस स्किल, जैसे कस्टमर्स को हैंडल करने का स्किल। ऐसे बहुत सारे तरह तरह के स्किल्स है जो बिजनेस में आपको लर्न करना होगा, विदाउट विच आप सिर्फ अगर इसी चीज पर बेस्ड रहेंगे कि मेरा टैलेंट बचपन से है,
तो नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता, अगर ये जेनेटिक होता, द वर्ड दैट यू यूज्ड, तो फिर दुनिया भर में तरह तरह के यूनिवर्सिटीज नहीं होते, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि इंडिया के IIMs, ये सब बिल्कुल नहीं होते। बिकॉज अगर जेनेटिक होता तो फिर सिर्फ बिजनेसमैन का बेटा ही बिजनेसमैन होता। हमने कभी भी नए स्टार्टअप्स का एग्जाम्पल देखा ही नहीं होता। अगर आप बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी अगर देखेंगे इंडिया में, अगर आप उसका पास्ट देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर वो बिजनेस वाली फैमिली का एंड तो हुआ है ना। जैसे एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी के जो फोर फादर्स हैं वो तो बिजनेसमैन नहीं थे। धीरूभाई अंबानी दरअसल यमन में खुद ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी में कहीं काम पर भी थे, इसलिए तो मुकेश अंबानी का जन्म दरअसल इंडिया में नहीं हुआ है। इज एक्चुअली बॉर्न इन यमन, वहां पर थे वो, और एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जी रहे थे। वैसे ही अगर आप इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस का जो फाउंडर है, ये फाउंडर भी दरअसल इन्होंने अपने पुणे में रहते हुए दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्टअप किया था। He was an ex-employee of TCS. यस, TCS। और यहां तक कि अपने स्टार्टअप के लिए TCS और Microsoft, I don't remember, I think. यस, तो इन्होंने अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लिए जो रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है, अपने वाइफ सुधा मूर्ति से 10,000 रुपीज लिया था। तो यानी कि इन सभी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून ने भी एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ, ये इन्होंने कहीं ना कहीं स्टार्टअप किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो इनबॉर्न टैलेंट तो काम की चीज है, बट मोर देन दैट एक्वायर्ड स्किल्स, लर्न स्किल्स बहुत मैटर करते। कोई भी इंसान, इवन इफ उनके फोर फादर्स या उनके फैमिली में बिजनेस नहीं होगा, तो भी आप इजीली, नॉट इजीली, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट्स, लेकिन आप स्किल्स सीख सकते हो। मतलब सर का जो प्रश्न था, क्वेश्चन था कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप इनबॉर्न होता है या बॉर्न होता है? तो एक्चुअली स्टेटमेंट से तो बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। इनबॉर्न बिल्कुल नहीं होता है एंटरप्रेन्योरशिप। यस, यू कैन एक्वायर समथिंग थ्रू योर फैमिली, यू कैन इनहेरिट समथिंग थ्रू योर फैमिली, बट बाकी जो, बिकॉज आप ये पुराने जमाने के बिजनेस की बातें नहीं कर रहे। एंटरप्रेन्योरशिप डजंट मीन दैट यू हैड द कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल एंड यू जस्ट टेकिंग ओवर इट, कि भाई मेरे फादर ने कोई टेक्सटाइल मिल बनाया था, अब आप उनके सन हो तो आपको प्रोसेसेस सिखा दिया गया, आपने MBA कर लिया और यूल टेक ओवर। आज का जो चैलेंजेस है, लेट्स अंडरस्टैंड इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, कि नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। यू डोंट नो आफ्टर 5 years AI कौन से नए बिजनेस को जन्म देगा। तो आपको पैदा होना और ये सब सीखना है। जब हम पैदा हुए तो हमारे पास तो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वी हैड टू लर्न। सो बेसिकली योर क्वेश्चन आंसर इज वेरी सिंपल, नो, एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न नहीं होता है, ये आपको सीखना पड़ता है। जितना जल्दी आप, जैसे सर ने बोला, जितना जल्दी अक्वायर करोगे जो नीडेड है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, एक आइडिया, एक सोल्यूशन प्रॉब्लम का, वो आपको सीखना पड़ेगा। देन यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। बॉर्न होते होंगे, कुछ रेयर केसेस होते होंगे, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज। तो यहाँ पर जो मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली जॉब सीकर्स को डेवलप कर रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। तो ये जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट शिफ्ट है, ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, दैट शिफ्ट? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप एक एक माइंडसेट को जरा स्टडी करिए। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है, मुझे काम दो, ओके। और एम्प्लॉयर माइंडसेट यानी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है, ऐसा नहीं कि मैं काम दूंगा, पहला तो होता है कि मैं कौन से प्रॉब्लम्स, जो लोकल प्रॉब्लम्स है, जो हमेशा फोकस करते हैं, नेशनल प्रॉब्लम्स है, हमारे कल्चर के हिसाब से प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं। तो पहले एम्प्लॉय माइंडसेट आप समझिए, जो बिल्कुल इंडिया का, अगर आप बैकग्राउंड देखिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिफोर इवन द ब्रिटिश केम, लुक एट व्हेन मुगल्स वर देयर, और बिफोर दैट, नॉट वैदिक पीरियड, आप बीच के जो मिडिल हिस्ट्री है इंडिया का, तो हमारे गांव आत्मनिर्भर थे, हमारे विलेजेस इंडिपेंडेंट थे, हमारा एक सिनर्जी था, इकोसिस्टम था। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ने भी जो बालूतेदार थे, ये इकोसिस्टम के पार्ट थे, ये सब एंटरप्रेन्योर ही थे, ये सब को डिपेंडेंट थे। ये हमारा जो गांव से, यही गांधी जी ने बोला था कि वापस से इंडिया में लाना है, जो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली ज्यादा डिस्ट्रॉय किया। करेक्ट है, वो जो सिस्टम था, एंड दैट इज वेयर आर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एक्चुअली इंडियंस वर वेरी, मतलब यू कैन से lot of majority of the people were entrepreneurs. Yes, correct. Not only British, but also Mamluk dynasty, Yes, Tughlaq dynasty, yes. Khilji dynasty, Lodi dynasty. Yeah, but many dynasties they came, their objective was not to make your country strong.
their objective was to loot, Yes. earn the maximum, because हम सोने की चिड़िया क्यों कहलाते थे? तो जो हमारे सोने की चिड़िया कहलाने का रीजन था कि एक एक गांव सेल्फ डिपेंडेंट रहना। कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं आप? उसी एटीट्यूड से हो सकते हैं ना कि गांव के ही प्रॉब्लम गांव में लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम से बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट गांव थे। सो ये सब सिस्टम जो है, जो आपके प्रश्न का उत्तर है कि हमारा माइंडसेट पहले इनबॉर्न था एंटरप्रेन्योर का, बाद में जैसे सर ने बोला कई डायनेस्टी के बाद हम हो गए एम्प्लॉय माइंडसेट वाले। इनफैक्ट स्कूल्स का सिस्टम जो डेवलप किया गया, इफ यू रीड द आर्टिकल प्रॉपरली, अच्छे से रीड करोगे आर्टिकल, ब्रिटिश वालों ने तो आने के बाद जो स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया वो भी एम्प्लॉय के हिसाब से डेवलप किया। एवरीथिंग कि उनको रेडी रॉ मटेरियल लेबर मिल जाए, एंड दैट इज हाउ वी डिस्ट्रॉयड आवर माइंडसेट। तो एम्प्लॉय माइंडसेट अभी मेजॉरिटी है जो कि हमें कन्वर्ट करना है। एम्प्लॉयर माइंडसेट के हिसाब से, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हिसाब से कि भाई ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना है, उसके हिसाब से आगे भी देखिए मार्क्स से ज्यादा वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देना है हमें। अब भी हमारा जो माइंडसेट है, अच्छे मार्क्स लो, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे डिग्री मिलेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा। लुक एट एवरीवेयर अच्छा का मतलब रिप्लेस कर दो, टॉप करो, 90 के ऊपर लाओ, रैंक लाओ, परसेंटेज लाओ, तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। जबकि हमें होना चाहिए कि ठीक है, इवन इफ यू आर एवरेज और अबव एवरेज, नॉट द बेस्ट, बट यू हैव अदर थिंग्स, यू विल बी। ये हमें इकोसिस्टम में डेवलप करना पड़ेगा। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन इन माय कॉलेज। स्कूल में भी था, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, तीनों खेलता था मैं। स्पीच में भी, एवरीवेयर आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो इससे क्या होता था ना, व्हेन यू पार्टिसिपेट, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप स्पीच में ऐसे कंपटीशन दे रहे हो, स्पीच कंपटीशन में जा रहे हो, तो आपका सभी डेवलपमेंट होता है। हो सकता है आपके 2 मार्क्स कम हो जाए, हो सकता है आपके परसेंटेज थोड़े कम हो जाए, बिकॉज वहां पे भी टाइम लगता है, बट जो आपको ओवरऑल आपका प्रोडक्ट रहेगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। अब क्या हो गया है कि मार्क्स को इतना ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, जो गलत है। तीसरा शिफ्ट क्या होना चाहिए? फियर जो है ना, फेलियर का, वो हटाना पड़ेगा। थॉमस एडिसन, ऐसा कहा जाता है कि बल्ब बनाने के लिए ही फेल्ड 999 टाइम्स, ऐसा कहा जाता है। तो अगर उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो वो बल्ब नहीं डिस्कवर कर पाते। 1000 टाइम ट्राई करने के बाद वो बल्ब का फिलामेंट उनको मिला। इनफैक्ट उनके दोस्त ने ये भी कहा था कि एक्चुअली we have tried 10,000 different things to make the filament, but I think we have failed. We have done nothing. इस पर एडिसन ने कहा था कि actually you're wrong. Do not say like this. We have actually learned that there are 10,000 different things with which we cannot make bulb. Yes. Even that is not knowledge. to do. Not to do. Yes. Instead of saying it is a failure, you learn कि ऐसा नहीं नहीं कर सकते. That is the shift. जो थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ ना, कि फेयर और फेलियर बच्चों को क्यों देना है? अरे क्या नहीं होगा तो, अरे तू क्यों जा रहा है साइंस में, नहीं होगा तेरे से तो क्या, अरे तू कॉमर्स क्यों ले रहा है, हम तो साइंस वाले हैं सब, हमें तो जॉब करना है। Correct. अरे तू आर्ट्स क्यों ले रहा है, आर्ट्स में कौन जाता है? आज आर्ट्स में कौन, आर्ट्स में है रखा ही क्या है? जबकि आप इंडिया का हिस्ट्री देख लो, 100 साल पहले देख लो, 40s में आर्ट्स, लॉ, ये लोग सबसे टॉप पे थे। अभी व्हाट्सएप के जो हेड बने हैं, दरअसल ही इज एक्चुअली ही हैज डन बीए। यस, दो इट इज इनकम्प्लीट, बट ही वाज इन बीए। यस यस। सो ये थर्ड शिफ्ट था। फोर्थ शिफ्ट है कंपटीशन से कोलैबोरेशन। आप आज के जमाने में आप डरते क्यों हो कंपटीशन से? कंपटीशन ही आपको सक्सेसफुल की एक सीढ़ी है, समझिए आप। द मोर द कंपटीशन द बेटर इट इज। इंडिया के आप मार्केट में जाइए, आप कभी गए कि नहीं देखा, आपने देखा होगा कि जहां पे स्पेयर पार्ट्स के मार्केट होते हैं, 10 दुकानें स्पेयर पार्ट्स की मिलेंगी। 10 दुकानें स्पेयर पार्ट्स की, उनको नहीं डर लगता है कि भाई 10 दुकान है, हमारा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये क्या सोच है, जरा समझिए। ये सोच ये है कि आज जैसे हमारे घर घर में बेलपाड़ा में पूरे ऑटो पार्ट्स की दुकान है, कि अगर किसी को ऑटो के सामान लेने हैं, कोई गाड़ी के कुछ भी, तो उनको मालूम है कहाँ जाना है, बिकॉज उनके पास एक नहीं 10 ऑप्शन है। अब आप बोलेंगे नहीं मुझे यूनिक एक जगह खोलना है, तो कंज्यूमर्स कम आएंगे, कस्टमर्स कम आएंगे, क्योंकि आपका एक यूनिक अलग से कोई दुकान है। तो रादर ऑलवेज एनकरेज द कंपटीशन। ये भी आपको सोचना है कि यूनिक होना, हो सकता है नीश प्रोडक्ट में आप सक्सेसफुल हो जाए, बट अदरवाइज देयर आर चांसेस ऑफ योर फेलियर। सो ऑलवेज वेलकम द कंपटीशन, जो हमारे माइंडसेट में फिलहाल नहीं होता है। अभी एक
एक सेकंड के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि किसी का ये माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। पर आने वाले फिर 10 साल में कहो या 20 साल में कहो, आपके हिसाब से वो कौन सी इंडस्ट्रीज है, वो क्या अपॉर्चुनिटीज है जो एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बना सकती है, स्पेशली इन इंडिया? सर ने बात की दरअसल माइंडसेट शिफ्ट की, तो बिल्कुल भी सही सर ने कहा कि किसी भी जॉब गोइंग इंसान का माइंडसेट क्या होता है कि इट इज एक्चुअली सेफ. व्हाई डज ही प्रीफर जॉब इंस्टेड ऑफ डूइंग बिजनेस? बिकॉज ही थिंक्स कि बिजनेस यानी कि रिस्क को यूजुअली एसोसिएट किया जाता है डैमेज से, लॉस से, नुकसान से. तो माइंडसेट शिफ्ट में सबसे पहले ये होना चाहिए कि यू शुड ट्राई टू टर्न योरसेल्फ और कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम रिस्क एवर्टिंग पर्सन टू रिस्क टेकिंग मैन. एक जॉब सीकर या जॉब गोइंग पर्सन क्या सोचता है कि मेरा जो कंपनी है या जो मेरा जॉब है वो काफी सेफ है, बिकॉज ही इज विड्रॉइंग सैलरी ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ सपोजिटली. लेकिन जिस कंपनी में वो जा रहे हैं उस कंपनी के सीईओ जानते हैं या वहां के टॉप लेवल मैनेजमेंट जानते हैं कि कितना रिस्क है दरअसल उस कंपनी को उस मार्केट में. हो सकता है कि मीटिंग में डिस्कशन भी होता हो कि थोड़ा भी अगर ये चेंज हुआ मार्केट में, इतना वोलेटिलिटी है मार्केट में कि कंपनी का आने वाला फिर 1 साल भी बड़ा मुश्किल होगा. डिस्पाइट दिस द एम्प्लॉइज आर फीलिंग कि वी आर सेफ जस्ट बिकॉज उसको मंथली सैलरी मिलता है, एक अच्छा पैकेज मिल जाता है. दरअसल जॉब पर जाना भी रिस्की है, बिकॉज जॉब पर आप जब जाते हैं तो एक्चुअली यू हैव ओनली वन क्लाइंट. उस क्लाइंट से अगर आपका कुछ बिगड़ गया, उस क्लाइंट ने अगर आपको रिफ्यूज कर दिया, तो आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा, सैलरी खत्म हो जाएगी. यही अगर आप खुद का बिजनेस करते, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, उसमें से कुछ क्लाइंट्स अगर आपसे चले जाते, छोड़कर चले जाते, तो भी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पूरी तरह से बंद नहीं होता. तो दरअसल जॉब भी इट इज नॉट रिस्क फ्री, इट कम्स विद रिस्क. तो पहले तो इस माइंडसेट से हमें हटना है. दूसरा जो आपने मुझसे पे सवाल पूछा कि सर कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जा सकते हैं. देखो कई सारे मौके हैं सर, कई सारे स्कोप है दरअसल इंडिया में. अभी कुछ दिन पहले ही गगन जो एक स्पेस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम है, हमने उसकी मदद से एक इंडिगो की एयरबस A320 उदयपुर में लैंड हुई है. और अभी तक जितने भी फ्लाइट्स हमारे लैंडिंग के वक्त जो है वो ILS सिस्टम का यूज किया है, सभी के सभी फ्लाइट्स में ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम. और ये पहला ऐसा फ्लाइट है जिसने विदाउट ILS सिर्फ गगन की मदद से दरअसल प्लेन को प्रिसाइसली लैंड किया. ये बहुत बड़ा जो है वो डेवलपमेंट है हमारे इंडिया में, पहली बार ऐसा हुआ. दरअसल होता क्या है कि जो छोटे छोटे जो सिटीज है, 3 tier सिटीज या जो गांव है जहां पर जो छोटे छोटे लैंडिंग जो एयरपोर्ट्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, वहां पर लैंड करने के लिए इन फ्लाइट्स को बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज ILS इज एक्चुअली वेरी कॉस्टली. तो गगन के जरिए अभी हम बहुत ही चीप तरीके से या लेस कॉस्ट से हम दरअसल इन एयरपोर्ट को बना सकते हैं. तो बहुत बड़ा स्कोप है. मैं कहूंगा कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर देखा जाए ना, तो डिफरेंट अरेनाज में वो अपना स्किल दिखा सकते हैं, डिफरेंट अरेनाज में वो दरअसल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. जैसे गेमिंग इंडस्ट्री, आई नो कि AI की हम बात करने वाले हैं, आई नो कि हम टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी देखते हैं, डिफरेंट एरियाज भी देखते हैं. गेमिंग इंडस्ट्री, आई एम नॉट अर्जिंग एनीवन टू प्ले द गेम्स, बट मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज आई प्ले PS5 गेम्स, तो जो भी Xbox के गेम्स है, जो PS5 के गेम्स है ना, उन सभी गेम्स में दरअसल नॉर्स माइथोलॉजी, नॉट सभी गेम्स बट इन मोस्ट ऑफ दीज गेम्स जिसमें एडवेंचर काइंड ऑफ गेम्स है, ग्रीक माइथोलॉजी, नॉर्स माइथोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया हुआ है, मतलब ज्यादा उसके अंदर है, कंटेंट है. इंडिया का माइथोलॉजी भी कितना स्ट्रांग है, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो हमारे जो बच्चे हैं वो गेम डेवलपर्स बन सकते हैं आगे चलकर, जहां पर वो इंडियन माइथोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं, जहां पर जिसके चलते दुनिया भर में ना सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री फैले इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि लोग इसे प्रभावित भी हों. दूसरा मैं समझता हूं कि हमारे इंडिया में दरअसल आप अगर देखें तो जो स्पेयर पार्ट्स की जो आपने बात की ना सर, उनसे लेकर भी इंडस्ट्री आप बना सकते हो. रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ये जो हम फोन यूज करते हैं, फोन है या लैपटॉप है या व्हाटएवर, इसकी जो बैटरीज है, इन बैटरीज को भी दरअसल रिसाइकल किया जाता है. इंडिया में दरअसल मैंने कोई बड़ा ऐसा प्रोसेसिंग कंपनी देखा नहीं, सुना नहीं, जिसमें इतने बड़े लेवल पर ये प्रोसेसिंग होती है. बैटरीज को जब क्रश किया जाता है तो बैटरी के अंदर जो ब्लैक मास होता है, ब्लैक मास इज एक्चुअली वेरी मच एक्सपेंसिव. उसके अंदर जो लिथियम होता है, लिथियम विच इज द हार्ट ऑफ द बैटरी, जो दिल है बैटरी का, इसको प्रोसेस कर सकते हैं.
इसको किसी केमिकल रिफाइनिंग कंपनी को आप बेच सकते हो। मैंने तो सुना है उसमें गोल्ड और सिल्वर भी होता है। यस यस, उसमें कोबाल्ट भी होता है सर, निकल भी होता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव Rare है, earth- और rare रेयर earth अर्थ element मेटल्स भी भी है। है, और स्केर्स भी है वो काफी। वैसे इनके जो इलेक्ट्रोड्स है, जो ग्रेफाइट से बना रहता है, इवन मैंगनीज से बना रहता है, वो भी काफी एक्सपेंसिव है। अब इन इंडस्ट्रीज में भी दरअसल अपना फोकस कर सकते हो। लास्टली एक इंडस्ट्री जहां पर हमारा फोकस दरअसल ज्यादा जाता नहीं, जब भी हम एआई की बात करते हैं, वो है एग्रीकल्चर। Agrotech। यस, एग्रोटेक। वी ऑफ कोर्स कैन मेंड और फ्यूज टेक्नोलॉजी विद एग्रीकल्चर। देयर इज अ स्कोप ऑफ कोर्स। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में हमारे बच्चे ऐसे ड्रोन इंडस्ट्रीज बनाएं, जो ड्रोन खेती बाड़ी के ऊपर जाए और स्प्रे करे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इवन वाटर या इन फर्टिलाइजर्स, स्पॉट स्प्रेइंग करे, जहां पर सेंसर की मदद से पता चले कि यहाँ पर इंसेक्ट्स ने अटैक किया हुआ है। या आप एग्रीकल्चर के मिट्टी के अंदर आप कोई सेंसर लगा सकते हो, विच विल गिव द डेटा टू द फार्मर्स कंटिन्यूसली, कि इस मिट्टी के अंदर अभी मॉइस्चर कम हुआ है या फर्टिलिटी कम हुई है। तो ये ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि आप जाकर एग्रीकल्चर ही करो, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी हमारा बैकबोन है, वी आर द एग्री नेशन, लेकिन हमारे बच्चे इस फील्ड के बारे में भी सोच सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप वी हैव इन इंडिया। जो आपके क्वेश्चन थे कि एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया में क्या क्या स्कोप या फील्ड्स रहेंगे, तो जैसे सर ने बोल दिया कि ये तो जग जाहिर है कि एआई तो रहेगा ही, तो एआई के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। ऐसे डिस्कशन करते हैं जो लोगों का ध्यान कम जाता है, जैसे एग्रोटेक हुआ, हेल्थ केयर हुआ, हेल्थ केयर में बड़ा स्कोप है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, बिलीव और नॉट, अब देख रहे हो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े स्टार्टअप्स की जरूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, और इंडिया कर भी रहा है, बट अभी भी बहुत जरूरत है। स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो एडटेक इंडस्ट्री, एडटेक में इंडिया के पॉपुलेशन, इंडिया के स्टूडेंट पॉपुलेशन, इंडिया के लर्निंग कैपेसिटी, आप बोलिए कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, अगर आप बोलते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इफ यू आर अ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ यही सोचते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन को एक स्पीकिंग और रीडिंग वाला इंग्लिश सिखा दे। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश को रिप्लेस कर दीजिए, आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, लोकल लैंग्वेज, मिनिमम लोकल लैंग्वेज का जो इंडिया का टॉप 10 है, 3 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। टॉप 10 लैंग्वेजेस अगर देखोगे आप, ओरिया से लेके भोजपुरी से लेके बांग्ला, जो इंडिया के टॉप 10 लैंग्वेज में एवरेज पॉपुलेशन 3 करोड़ का होगा। तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी पर्सन लर्न दीज लैंग्वेजेस, टॉप 10 ऑफ इंडियन लोकल लैंग्वेज, यू आर ऑलरेडी केटरिंग टू 3 करोड़ पीपल। तो ये भी तो स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जैसे डुओलिंगो है आज यूनिवर्सल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अमेरिका का डुओलिंगो यही सिखाता है, बट डुओलिंगो इतना बड़ा हो चुका है कि आज आईपीओ है उसका, अच्छी $1 बिलियन से ज्यादा कंपनी है वो यूएस की। तो ये सब टेक्नोलॉजी में डिफेंस, एडटेक, एग्रोटेक, एआई तो डेफिनेटली है। प्लस आप थोड़ा सा एक और देखिए कि आज एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में ध्यान नहीं गया रहेगा, वो है क्रिएटर टेक्नोलॉजी। अब बोलेंगे क्रिएटर टेक्नोलॉजी क्या है? यू वांट टू क्रिएट, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? इसमें भी टेक की जरूरत है। आज हमें इतने इंस्ट्रूमेंट चाहिए या कोई पर्सन चाहिए एडिट कर, आप ऑटो फ्लो में नया टेक्नोलॉजी बना के भाई आपको जो लगता है बोलिए, उसको हम अच्छे से विदाउट एनी हसल वी कैन पोस्ट इट। तो ये भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ईवी तो है ही, ईवी है, क्रिएटर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डोंट फॉरगेट इट। रोबोटिक्स आज के जनरेशन में वन ऑफ द, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाएगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा, जो आज यूएस में हो रहा है, बड़े डेवलप्ड कंट्री में, इंडिया में भी होगा। यू कांट इंपोर्ट द लेबर्स इजिली, सो आपको रोबोटिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब फील्ड्स है ब्रॉडली स्पीकिंग, और भी है, डिटेल में और जाएंगे। जैसे आपका फेवरेट फिन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, फिनटेक में आप काम कर सकते हैं। कमाना सब जानते हैं, बचाना कम लोग जानते हैं। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर का फील्ड हो सकता है। बाय द वे, अगर आपने फिनटेक की बात की है, तो दरअसल वेदा में भी हमने जो वेदा फ्यूचरप्रेन्योर प्रोग्राम जो शुरू किया है, उसका भी जिक्र होना जरूरी है। हाँ, हमारा पहला ही मॉड्यूल एआई है। यस, बिकॉज हम यहाँ पर बैठकर तो बात कर सकते हैं, बट फिर हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है, इसका भी सवाल है। या बिल्कुल बिल्कुल सही, क्या बात है, काफ़ी कुछ सीखने मिलता है ऐसे डिस्कशन से। अब ये हम बिजनेस की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, तो ये जो हमारे यंग माइंड्स है,
तो डेफिनेटली बिजनेस का कोई आइडिया सोचेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचेंगे तो एक फियर जरूर आएगा, क्योंकि फियर ऑफ फेल्यूर हो सकता है, फियर ऑफ मनी हो सकता है, या पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, या सोसाइटी का जजमेंट हो सकता है। तो इन यंग माइंड्स को इन चीजों को कैसे हैंडल कर लेना चाहिए? देखो, फियर तो सबसे पहला है कि पैसे डूब जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे स्टेबल जॉब छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स ने बोला था, आई हैड अ फिक्स सैलरी व्हेन आई थॉट अबाउट वेदा। जब हमने वेदा शुरू करने का सोचा तो पेरेंट का प्रेशर था, एंड देयर लाइक हमारे खानदान में सब वाइट कॉलर जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब्स, किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब माय फादर वाज वेरी रिलक्टेंट, स्टिल आई टुक द स्टेप। तो ये जो कंसर्न्स है, वो कंसर्न्स को हैंडल करने के लिए जो हमने पहला क्वेश्चन आपका था कि एट व्हाट एज, अर्ली एज, क्योंकि जैसा आपके पास लाइबिलिटी कम होता है, आपके पास प्रेशर कम होता है, आप सीखते हैं, सीखते समय आपको फेल होने का ज्यादा डर नहीं होता है। एक सिंपल एग्जांपल, आप साइकिल चलाते हैं जी, अच्छा आपको साइकिल चलाना पसंद है, वो भूलता नहीं कोई, क्योंकि मेमोरी मसल में आ चुका है, लेकिन आपको ये पक्का याद नहीं होगा कि साइकिल चलाते हुए कब गिरे थे आप। जबकि ये फैक्ट है कि जब तक कोई साइकिल चलाते हुए पहले सीखते हुए गिरता नहीं है, तब तक उसका बैलेंस, मेमोरी मसल बैलेंस नहीं करता है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें फेल होना तो जायज है। बिना फेल हुए आप, या बिना ऑब्स्टेकल्स के, तकलीफों के आप ऊपर नहीं आ सकते। तो वो माइंडसेट हमें डेवलप करना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बट उसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। हेंस स्टार्ट अर्ली। अब आप शादीशुदा हैं, 40-45, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ इस एज वालों को। एक स्टेबल जॉब है, एक स्टेबल इनकम है, स्टेबल फ्लो है, फिक्स ईएमआई है, एंड नाउ यू आर थिंकिंग सब छोड़ के मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। या आप एक 17, 18, 16 साल के लड़के हो जो सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास ये आइडिया है, मैं करना चाहता हूँ, तो किसके फेल होके वापस उभरने के चांसेस ज्यादा है, आप समझिए। जो 18 साल का है, सो हेंस ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। फेल होने का उतना डर नहीं रहेगा, और फैमिली प्रेशर भी उस समय इतना नहीं रहेगा। पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट आफ्टर 40 और आफ्टर योर सर्टेन एज इज डिफिकल्ट। यानी ओवरऑल फियर ऑफ फेलियर जो स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकते हैं किसी भी इंसान के एंटरप्रेन्योर बनने का, ऐसा सर का कहना है। एग्रीड ऑन द पॉइंट। फियर ऑफ फेलियर दरअसल सिर्फ जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनमें ही है, ऐसा कहना भी गलत है। जो एग्जिस्टिंग बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं बार ये फियर होता है कि अगर कुछ चेंज लाना है, अगर फियर ऑफ टेकिंग समथिंग न्यू। आई जस्ट टेक योर 10 सेकेंड। फियर होना जरूरी है। yes. मेरा फेवरेट मूवी है बैटमैन। बैटमैन का जो पार्ट है डार्क नाइट, उसमें दिखाया गया है कि वो कुएं में जो हीरो अटका हुआ है, नहीं बाहर निकल पा रहा है, और उससे क्लाइम नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो सजेस्ट करता है एक डॉक्टर, उसके अंदर बोलता है कि आप क्लाइम नहीं कर पा रहे क्योंकि आप रस्सी लेके जा रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं उसको कि रस्सी लेके जा रहे हो, तो क्योंकि रस्सी आप कमर में बांधते हो, आपको मालूम है गिरोगे तो रस्सी बचा लेगी, तो आपको वो फियर नहीं है मरने का, तो वो रस्सी छोड़ देता है और बिना रस्सी के क्लाइम करता है। तब जो फियर है कि गिरा तो मरा, तो फियर की वजह से वो क्लाइम कर लेता है। तो फियर होना जरूरी है कोई भी बिजनेस में, कोई भी आपके जॉब में भी, लेकिन फियर की मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ फियर शुड बी लाइक, मेरा मानना है कि दाल में नमक की तरह, दाल में नमक की तरह फियर होना चाहिए। फियरलेस पर्सन सक्सेसफुल होना मेरे हिसाब से मुश्किल है। यानी फियर इज द प्राइस यू पे फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। यस, fear is the price of education. Fear must not stop you, it should just make you conscious. it should keep you awake, it should keep you hardworking, it should keep you focused towards your goals, and should keep you on to. yes. तो फियर ऑफ फेलियर के बस एक दो लाइन में कहूंगा। दरअसल कोडैक कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। एक जमाने में कोडैक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा जो बनाती थी, यस। आज आपको बनाती थी, यस, आज आपको नहीं दिखाई देंगे। इसका रीजन ये है कि कोडैक कंपनी का, उनके अंदर ही काम करने वाले एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा का इन्वेंशन किया था। इफ यू लुक फॉर दिस, अगर आप स्क्रीन पे फिलहाल देख सकते हैं, इन्वेंशन ऑफ डिजिटल कैमरा।
कोडैक कंपनी में रहने वाले ही इंजीनियर ने इन्वेंट करके जब भी ये प्रेजेंट किया था कोडैक के टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कि मेरा प्रपोजल है, वी कैन डू दिस, तो इसीलिए इस आइडिया को रिजेक्ट किया था बिकॉज दे हैड दिस फियर ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। उन्हें लगा कि नहीं, अगर हम इसको अगर एक्वायर भी करते हैं इस नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो क्या करेगा, वो खत्म होगा। और इसी का फायदा उठाते हुए उस जमाने में जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, सोनी, इवन कैनन, इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया और 2012 आते आते कोडैक कंपनी दरअसल बैंकरप्ट हो गई। वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड दिस वाज एक्चुअली दिस, यानी फियर ऑफ एक्वायरिंग समथिंग न्यू, ट्राइंग समथिंग न्यू, ये सब में है। जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है ना सर, व्हाट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम इज कि मैं नहीं कर सकता हूं, आई हैव अ फियर कि मुझ में वो काबिलियत नहीं है, कोई और कर सकता है बट आई कैन नॉट डू इट। मुझ में जो टैलेंट है वो शायद इनफ नहीं है, मुझ में जो टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है, मैंने कुछ नहीं किया। दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली थिंक, इवन जो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, वो भी कई बार ये सोचते हैं। तो ऑल दीज आर द फियर जो मुझे लगता है कि अगेन एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है या ऑब्स्टेकल है किसी भी इंसान को एक बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। So one statement or one attitude that we can add over here is, if others can do, so can I. Yes. Why not? Why not? तो अभी तक हम बातें कर रहे हैं माइंडसेट शिफ्ट की, हम बातें कर रहे हैं क्वालिटीज की, स्किल्स की। मान लो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन क्वालिटीज को, इन स्किल्स को वो कैसे डेवलप कर सकता है? देखिए, बहुत सारे मौके मिलते हैं स्कूल में दरअसल एक बच्चे को अपना लाइफ स्किल बढ़ाने का। हालांकि सभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऐसे कोई प्रोग्राम्स तो नहीं बनाए होंगे, सब्जेक्ट्स भी दरअसल वैसे नहीं है जो कम्युनिकेशन स्किल आपका इंप्रूव करे। एक बच्चा जो स्कूल गोइंग है तो हो सकता है कि वो दोस्तों के साथ मिलकर अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाए, माइंडसेट अपना शिफ्ट करे, चेंज करे। हो सकता है कि जो बच्चा है वो स्कूल या कॉलेज में हो रहे सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करे। जितने भी इवेंट्स होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, कार्निवल होंगे, फेस्ट होंगे, इनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत जरूरी है। आजकल तो कई सारे कॉलेजेस स्कूल्स में फेस्ट लगाए जाते हैं, फेस्ट में तो कुछ स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, डू नॉट जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज। आप वो स्टॉल लगाइए, भले बहुत ही माइक्रो लेवल पर बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल जाती है। आप आपके दोस्तों के साथ बार्टर सिस्टम भी कर सकते हो, लाइक आई हैव सम सरप्लस स्टेशनरी विथ मी, तो मैं आपको ये देकर वो लेता हूं जो जिसकी जरूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप किसी के साथ चीट ना करो, ये भी असल में बिजनेस लेसन ही है, बिकॉज जिस कस्टमर से या जिस दोस्त से आपने इस तरह से चीट किया, फिर वापस कभी आपसे वो बार्टर सिस्टम नहीं करेगा। जो एक लेसन है कि फ्यूचर में जब आप बिजनेस करेंगे, जिस कस्टमर को आपने इस तरह से ठगी की है जिनके साथ, वापस कभी कस्टमर लौट कर नहीं आएगा। तो अभी छोटे छोटे लेवल पर दरअसल बहुत सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के लिए सीख सकते हैं। देखो, मैं तो ना खेलते खेलते भी दरअसल बिजनेस के कुछ मॉडल सीखता था। जैसे हमारे वक्त पे वो गेम होता था मोनोपोली, उसको शायद बिजनेस गेम बोलते हैं। A flat cardboard piece wherein we have different properties laid all over, and we just with the roll of dice hover around, hop on all these properties. इतना जबरदस्त गेम है ना सर, it actually gives you the skill, the tactical skill कि कौन सी प्रॉपर्टी I must buy, कौन सी प्रॉपर्टी I must sell now, और ये अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट का नॉलेज देता था, बहुत बढ़िया। मतलब मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई गेम अगर खेलना भी अपने दोस्तों के साथ, अगर ऐसे पास टाइम करना भी है, तो गो फॉर सच गेम्स जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ाए। इसी के साथ साथ वेदा में भी हमने एक ऐसी पहल शुरू की है, बिकॉज पॉडकास्ट में कहना और असल मायने में उसको इंप्लीमेंट करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमने वेदा में VFP एक प्रोग्राम शुरू किया है, वेदा फ्यूचरप्रेन्योर, जिसमें बच्चों की इन्हीं सभी स्किल्स को डेवलप करने का हमने छोटी बड़ी कोशिश की है, जिसमें तरह तरह के मॉड्यूल्स हैं। जैसे फाइनेंस की हम नॉलेज बच्चों को देते हैं, जहां पर हम बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं बच्चों के, और बाकायदा हो रहा है। मतलब हमारे वेदा में फिलहाल ये प्रोग्राम्स हर साल वैसे होता है, और इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो तरह तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड है। एज ए सेड, बॉडी नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज है, देयर इज अ फाइनेंस स्किल, देन देयर इज एस्किमोस यानी कि जहां पर हम बच्चों को जो मॉडर्न सर्वाइवल स्किल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल, वो उन सब चीजों का नॉलेज देते हैं। फिर वी हैव अवेयर ऑल्सो, अवेयर जहां पर जो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जो हमारे आजकल की किताबों में नहीं है, आप किसी भी बड़े बड़े इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पर भी आपसे जीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आता है। तो ऐसे हमने तरह तरह के मॉड्यूल्स बनाए, जिनमें जो फाइनेंस का मॉड्यूल है वो खुद हमारे सुनील सर, जो आपने आज
हमेशा आप जिनको देखते हैं पॉडकास्ट में होस्ट करते वक्त, वो खुद दरअसल वो मॉड्यूल करेंगे, बिकॉज ही इज ऑल्सो CFO, जो दरअसल वेदा का सारा फाइनेंस भी देखते हैं। तो उन्हीं की अगर जुबानी हम सुनेंगे कि एग्जैक्टली क्या इस मॉड्यूल में वो कराने वाले हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, डेफिनेटली फाइनेंस एक ऐसा पार्ट है लाइफ में, चाहे आप बिजनेस करो नहीं करो, चाहे आप जॉब करो नहीं करो, आपको फाइनेंशियल चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। जिसने फाइनेंस को समझा वो कई मतलब एक लेवल तक स्टेबल हो जाता है। कई सारी प्रॉब्लम्स, ऐसा बोला जाता है कि पैसा सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता है, पर इतना ही सच है कि अगर आपकी 10 प्रॉब्लम है तो उसमें से 7-8 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसा ही होता है। अगर हम आसपास ध्यान से देखेंगे तो मनी के बारे में जो लिटरेसी है बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस के बारे में सेविंग, एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब के बारे में सीखना, और ये हमारे जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता, काफ़ी दुख की बात है। पर हम अपने लेवल पे डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू इसे ज़रूर सीखा जा सकता है, और सीखा जा सकता नहीं है, इसको सीखना मैंडेटरी है। चाहे आप वेदा की मदद से, वेदा फ्यूचरप्रेन्योर्स के थ्रू सीखो या कोई और प्लेटफॉर्म से सीखो, बट एक स्टूडेंट के या किसी की भी लाइफ में ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होना है टू लर्न अबाउट फाइनेंस। मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि सर का जो क्वेश्चन था कि बच्चा एक स्कूल लेवल से क्या ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सीख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आपको बुक्स के अलावा बाहर की जितनी नॉलेज है जो आपके डे टू डे लाइफ में स्कूल में चलती है, सब लेना चाहिए। आप क्विज कंपटीशन जाइए, एसेज लिखिए, कोई भी कंपटीशन, स्पोर्ट्स में है तो वहां पार्टिसिपेट करिए। आपको लग रहा है कि ये चैलेंज है, आपके क्लास टीचर, स्कूल टीचर, आपके स्कूल में कोई चैलेंज है, कोई कंपटीशन है, वहां पार्टिसिपेट करिए। कुछ हैबिट्स जो आप बिना ये सब करके भी कर सकते हो वो है रीडिंग बुक्स। एक रीडिंग ऐसा हैबिट है, और वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़िए। आपको सिर्फ फिक्शन पसंद है, फिक्शन पे मत लग जाइए। हैरी पॉटर पसंद है, मैंने पूरा 6 बुक पढ़ लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। साई-फाई बुक पढ़िए, फिक्शन प्योर पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। आपको बताता हूं मैं, आप जो भी ये अदर देन बुक्स करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको याद आएगा 40 साल गुजरने के बाद कि वो काम में आया है। ये है कनेक्टिंग डॉट्स। स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा स्टेटमेंट स्पीच में उन्होंने बोला था कि जो भी उन्होंने लाइफ में किया, कॉलेज छोड़ दिया, कुछ और पढ़ ले, जैसे जो जो किया, बाद में उनको समझ में आया कि एप्पल बनाने में सबने, सभी चीजों का में रोल था। सबका रोल था। उनका जो सबसे बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, पसंद नहीं आ रहा था, लेक्चर्स छोड़ के वो जाते थे कैलीग्राफी सीखने। तो कैलीग्राफी सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि एप्पल के मैकबुक में आपको फॉन्ट्स मिले, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स। तो आप बोलेंगे सर वो तो माइक्रोसॉफ्ट में भी होते हैं, इनके कंप्यूटर में भी, वो सब कॉपीड है। ओरिजिनल फॉन्ट्स, जो वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स मिले हैं, वो एप्पल की देन है, स्टीव जॉब्स की देन है। सेरिफ एंड सैंस सेरिफ fonts। यस, अदरवाइज सब फिक्स होते थे, एकदम Correct। बोल्ड टाइप लेटर्स होते थे। यस यस यस। तो ये आप समझिए कि बच्चे को जितना सीखना पड़े बुक्स के अलावा, वो सीखना चाहिए। जहां चैलेंज लगे वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्किल ही है। एक एग्जांपल मैं दूंगा मेरे से, कि मैं क्रिकेट का कैप्टन था 10वीं में भी, खो खो का कैप्टन था 9वीं में। तो उस टाइम पे लगता था कि ठीक है, आप थोड़े टीचर्स के फेवरेट होंगे, क्लास टीचर के या स्कूल के, तो आपको बना दिया होगा। लेकिन वो क्वालिटीज जो होती है कि आपको कोई कैप्टन बनाता है और लोग आपके जो टीम मेंबर्स को एक्सेप्ट करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप एज अ कैप्टन परफॉर्म कर रहे हो और डिजर्व करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं करता है। 12th स्टैंडर्ड तक मैं अपने क्लास का क्रिकेट कैप्टन था, मुझे पता है वो गेम, कि अगर जिस दिन आपने परफॉर्म नहीं किया तुरंत उंगलियां उठनी शुरू होती है। तो आपको वो प्रेशर तब से झेलना शुरू होता है कि भाई मैं कैप्टन हूं, मुझे या तो विकेट लेना है, या क्रिकेट में या तो विकेट लेना है या तो बैटिंग करके करना है। तो परफॉर्मेंस प्रेशर भी आपको धीरे धीरे झेलने आ जाता है। एंड सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। यस, तो वो सब करिए, इसको लिमिट मत करिए कि ये करना है, ऐसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, नहीं। आप जो किताबों के अलावा जो चीजें आपको चैलेंजिंग दिख रही है, सब करिए, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा। बिल्कुल बराबर सर। हमने सर, आपको याद होगा कुछ वीक पहले एक पॉडकास्ट किया था कि विल इंडिया बिकम अ डेवलप्ड सुपर पावर बाय 2047। तो ये जो हमारा इंडिया का ड्रीम है डेवलप्ड सुपर पावर का, तो ये एंटरप्रेन्योर्स का फिर रोल क्या होगा इस ड्रीम को अचीव करने के लिए?
बहुत बड़ा रोल है एंटरप्रेन्योर्स। आप बताइए कि एक यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं। यूएस के जितनी बड़ी कंपनियां हैं आज, ओनली ट्रिलियनियर कौन है पूरे वर्ल्ड का? एलोन मस्क। बराबर। इलॉन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स, उन्होंने उसको ट्रिलियनियर बनाया, वो भी तो स्टार्टअप थी। इलॉन मस्क इज एन एंटरप्रेन्योर। आज अगर रेशियो आप देखेंगे यूएस के वेल एस्टेब्लिश बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स का, सी डिफरेंस है। एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस 20 साल 25 साल ऑलरेडी मार्केट में है, और फिर वो कभी ना कभी वो भी एंटरप्रेन्योर रहा होगा। गवर्नमेंट ने कंपनी नहीं चालू की यूएस में। डेमोक्रेसी का एक खास बात होता है, इट इज नॉट गवर्नमेंट ओन कंपनी के चालू किया। टाटा कभी भी पहले स्टार्ट में जो जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने जो स्टार्टअप किया था वो भी तो एंटरप्रेन्योर थे। बाद में टाटा आज टाटा बना है। करेक्ट। सो सबसे बड़ा रोल मैं तो बोलूंगा कि मोर देन गवर्नमेंट, मोर देन एनीथिंग एल्स, जितने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, जितना ज्यादा इकोसिस्टम इंडिया में रहेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, उतना 2047 का विकसित भारत विकसित बनेगा। लेकिन सिर्फ ये सोचना है कि आपको, बार बार यही मैं बोल रहा हूं कि लोकल प्रॉब्लम्स, जो आपके प्रॉब्लम्स है, इंडिया के प्रॉब्लम्स है, जैसे इतना हमारा पॉपुलेशन है, इंडिया का जो बच्चा पढ़ना चाहता है इस समय, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको घर बैठे अच्छी शिक्षा चाहिए, वो यूरोप के पॉपुलेशन के बराबर है। अब बताइए, अगर कोई एडटेक इंडस्ट्री हम जैसा मेहनत करके सोल्यूशन दे देता है, तो ये इससे बड़ा बेहतर क्या होगा? सो इनका सबसे बड़ा रोल है एंटरप्रेन्योर्स का। करेक्ट। बिल्कुल भी एग्री करता हूँ कि आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है आने वाले 2047 में विकसित भारत के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने एक चीज़ पर जो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि हमारे इंडिया के जो ब्रेन्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स हैं, जो इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं, जैसे सर ने कहा कि यूएस में आप ट्रिलियनियर देखेंगे। हालांकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ट्रिलियनियर है, बट आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में और भी ऐसे ट्रिलियनियर्स आएंगे, और चांसेस आर वेरी हाई कि इन्हीं कंट्रीज में से कहीं कहीं से होंगे। द रीजन बीइंग दिस कि उनके कंपनी में काम करने वाले अधिकतर भारतीय भी हैं, बहुत सारी इंडियंस तो वहां पर जाते हैं। नासा में भी देखेंगे बहुत सारे इंडियंस बाहर गए। इंडिया के साइंटिस्ट, इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के इंजीनियर्स जो बाहर जा रहे हैं, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स का काम है कि देयर मस्ट बी अ रिवर्स ब्रेन ड्रेन नाउ, कि ना केवल बाहर के जो इंडियंस जो बाहर जाकर सेटल हुए हैं, इंडियन डायस्पोरा कह सकते हैं, वो इंडियन डायस्पोरा ना केवल इंडिया में रिटर्न आए, बल्कि और भी ग्लोबल जो इंटेलेक्ट्स हैं वो भी इंडिया में आए, दूसरे कंट्रीज के भी यहाँ पर आए। एक जमाने में इंडिया में तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे, एजुकेशन के लिए सही, लेकिन दुनिया भर के लोग तो इंडिया में आते थे। हो सकता है कि एजुकेशन के बाद यहीं पर सेटल भी हुए थे। तो ऐसा कुछ पहल हमारे यंग एंटरप्रेन्योर ने करना चाहिए, ताकि 2047 अब से इतना भी दूर नहीं है। हार्डली अब कहो कि 20-21 साल के अंदर हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट करना जरूरी, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे इंडियंस हैं जो सेफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या सर्विसेज यूज करते हैं। बैंक अकाउंट किनके पास है, कौन कौन इंश्योरेंस यूज करता है, कितने लोग हैं जो यूपीआई का पेमेंट अभी भी करते हैं। तो आरबीआई दरअसल हर साल एक इंडेक्स रिलीज करता है। अभी हाल फिलहाल में जो इंडेक्स रिलीज हुआ 2026 में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेट हुआ है 67 यानी 100 में से, या 67% जब मान लीजिए 67% ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह का सेफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। हालांकि बहुत बड़ा कदम है, फिर 67 बहुत बड़ा रेट है, इसके पहले नहीं था। लास्ट ईयर भी आई थिंक इट वाज 64.2, आज से 10-15 साल पहले इट वाज लेस देन 40, लेस देन 45। तो ये जो इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इट इज एक्चुअली गुड। फिर भी अगर आप इसको पेसिमिस्टिकली देखेंगे तो 33% अब भी बचा है जो अभी भी अनसेफ है। तो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या कर सकते हैं कि गांव जाइए, वहां पर भी जहां पर जिनको भी लोन की जरूरत है, बिकॉज लोन अगर बैंक आपको प्रोवाइड करता है तो यूजुअली आपका सिबिल देखा जाता है। अब जो गांव में रहने वाला बंदा है, जिसने कभी लोन नहीं लिया हो, जिसका दरअसल फाइनेंशियल इंक्लूजन में उतना अच्छा पार्टिसिपेशन ना हो, तो उन लोगों का भी दरअसल ट्रांजैक्शंस देखा जाए, उनका भी बिजनेस साइकिल देखा जाए, उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाए। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन बाय दीज यंग एंटरप्रेन्योर्स नाउ। तो इंडिया को अगर आपको 2047 में अगर विकसित भारत के रूप में देखना है, तो ये सारी चीजें हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, आज के डिस्कशन के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट या जिन ऑडियंस ने भी इस पॉडकास्ट को सुना है,
अगर वो अभी ये सोचना शुरू करते हैं कि हम जॉब सीकर्स नहीं तो जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे इंडिया के, तो हमारा जो पॉडकास्ट है सक्सेसफुल है। और एक सिर्फ मैं ऐड करना चाहूँगा आपके थ्रू सर कि यहाँ पर बच्चों को ये ध्यान देना है कि आप जब काबिल बनेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप की सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, इससे बेटर मैं कितने जॉब्स दे सकता हूँ। ये एटीट्यूड रखना जरूरी है। बिल्कुल बराबर। और इसी के चलते जो हमें मार्गदर्शन मिला नीरज सर से, मनोहर सर से, काफी इंसाइटफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वेदा की तरफ से भी हमने इनिशिएटिव लेके वेदा फ्यूचरप्रेन्योर कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि हम यंग माइंड्स को इंस्पायर कर सके, यंग माइंड्स को अलाइन कर सके, उनके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज आए इंडिया को लेके। तो ये हमारा जर्नी ऐसा आगे चलता रहेगा। आगे और भी अगर ऐसे आपको पॉडकास्ट के टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे, वेदा टॉक्स में हम जरूर उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर इसका लिंक जो है वो शेयर करिए। एंड अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जरूर आपको सब्सक्राइब हमेशा करें। जरूर, yes. आपको हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट वेदा चैनल के थ्रू आपके पास आता रहेगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।